तकरीबन 2.5 से 3 अरब वर्ष पूर्व वलित पर्वतों की एक श्रृंखला बनी। दिल्ली रिज में ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का संसद भवन, ये सभी मौजूद हैं। राजपूतों के लिए एक प्रहर शरीर में रीढ़ की हड्डी कमज़ोर पड़ जाए तो शरीर का उठना मुश्किल हो जाता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मयंक और आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए जो असल में गंभीर मुद्दा है और गंभीर मुद्दा बनते जा रहा है। क्यों बनते जा रहा है, इसी बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। पर ये मुद्दा है क्या, आखिर ये चर्चा में क्यों है? तो ये मुद्दा है अरावली पर्वतमाला के बारे में। अरावली पर्वतमाला जानते हो आप क्या है, कब से है और क्यों महत्वपूर्ण है? जी हाँ, तो इसी विषय पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो बात करते हैं हम अरावली के जन्म की। अरावली का जन्म कब हुआ? तकरीबन 2.5 से 3 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर अरावली अस्तित्व में आई। और अरावली कैसे अस्तित्व में आई? प्री कैम्ब्रियन काल के दौरान, समय काल मैंने आपको बताया, और उस समय काल को प्री कैम्ब्रियन काल कहते हैं। इस समय क्या हुआ, दो प्लेटें आपस में आई और आपस में टकराई। ठीक है, तो जब ये आपस में टकराई तो फोल्डेड माउंटेन बने, वलित पर्वत बने, और ये वलित पर्वतों की एक श्रृंखला बनी। इसी को हम अरावली पर्वतमाला ही कहते हैं। जो ये अरावली पर्वतमाला है, ये भूतकाल में इतनी ऊंची थी कि आज का हिमालय इनके सामने बहुत छोटा है। परंतु समय के साथ साथ इनका अपरदन शुरू हुआ, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, और ये घट के मात्र पहाड़ियाँ रह गई। अब जब ये पहाड़ियाँ रह गई हैं तो इनकी ज़्यादातर पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर या 100 मीटर से कम है, और कुछ पहाड़ियाँ हैं जो 100 मीटर से ज़्यादा ऊंची हैं। और इसकी अगर सबसे ऊंची पहाड़ी की बात करूँ तो राजस्थान के गुरु शिखर। अब हम इसके प्रसार की बात करते हैं। इसका भौगोलिक प्रसार कहाँ से कहाँ तक हुआ था? तो अब बात करते हैं इसके भौगोलिक प्रसार की। असल में इसका भौगोलिक प्रसार हुआ था उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी की ओर, इसलिए इसकी दक्षिण पश्चिम में सबसे ऊंची श्रेणी है। और अगर हम राज्यों की बात करें कि अरावली पर्वतमाला किन किन राज्यों में है या किन किन राज्यों में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, तो इसकी शुरुआत कर सकते हैं हम गुजरात के पालनपुर से। गुजरात के पालनपुर से शुरू होते हुए ये राजस्थान के एरिया में आती है, राजस्थान का क्षेत्र कवर करती है। उसके बाद ये दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र को भी कवर करती है। दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र को हम दिल्ली रिज के नाम से जान सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली रिज में ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का संसद भवन, ये सभी मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं अरावली की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, अरावली का जो योगदान रहा है ना, हमारे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी जानकारी हम ऐसे ले सकते हैं कि राजपूत काल के दौरान ये राजपूतों के गणों के किले एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसमें मेवाड़, मारवाड़, कुंभनगढ़, ऐसे अनेक किले शामिल हैं। अब लगाइए, राजपूतों के लिए एक प्रहरी का काम करने वाली अरावली। इतना ही नहीं, आप अगर सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी अगर गौर करें तो कहीं ना कहीं जो खनिजों का आपूर्ति होती थी उस समय, जो धातुओं की आपूर्ति होती थी, वो कहीं ना कहीं अरावली से ही होती थी। तो हम समझ सकते हैं कि अरावली कितनी महत्वपूर्ण रही है प्राचीन काल से अभी तक। अभी भी अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अपनी एक जैव विविधता बनाए हुए रखी हुई है। इसने जलवायु को योगदान दिया है। यहाँ बहुत सारे पशु निवास करते हैं, पक्षियाँ आते हैं, और ऐसी अनगिनत उपलब्धियाँ हैं जिसके बारे में हम अब विस्तार से बात करते हैं। तो बात करते हैं हम जलवायु के बारे में। हम सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि अरावली वर्तमान में इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर अरावली को कुछ भी होता है तो आप ये मान के चलिए कि आपका दिल्ली का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र और सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान पूरा का पूरा
थार मरुस्थल में बदलने को तैयार है। तो जैसा हम बात कर चुके हैं कि पूरा राजस्थान का क्षेत्र, दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र मरुस्थल में बदलने को तैयार हो जाएगा। इसी के साथ साथ अरावली इतनी महत्वपूर्ण है, जब भारतीय मानसून आता है, क्योंकि वो दक्षिण पश्चिम की दिशा से आता है, और दक्षिण पश्चिम की दिशा में आने के साथ साथ क्योंकि अरावली की स्थिति ऐसी है कि वो मानसून के समानांतर वाली दिशा में, अर्थात अगर वो समानांतर ना होके एकदम उसके विपरीत होती तो वहाँ पे वर्षा अधिक होती, परंतु उसकी स्थिति समानांतर है। फिर भी अरावली जिम्मेदार है राजस्थान में वर्षा कराने। अरावली जिम्मेदार है भूजल संरक्षण के लिए। जितना भी राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र में जितना भी भूमिगत जल पाया जाता है, उसका श्रेय अरावली को जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि अरावली बहुत 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 ज़रूरी है। तो इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि अरावली भारतीय भूगोल की रीढ़ है। और इतना तो आप मान के चलिए कि अगर शरीर में रीढ़ की हड्डी कमज़ोर पड़ जाए तो शरीर का उठना मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये सारी बातें ना हमें एक चीज़ तो स्पष्ट कर देती है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो भारत के भूगोल की रीढ़ है, और हम अपनी रीढ़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि अगर किसी को खड़ा होना है तो उसको रीढ़ मजबूत बनानी चाहिए, ना कि उसको कमज़ोर करना चाहिए। इसी के साथ हम थोड़ा अब इसके वर्तमान मुद्दे पे आते हैं कि आखिर ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। देखिए, चर्चा का विषय इसलिए है कि वो अभी उच्चतम न्यायालय ने एक परिभाषा दी है अरावली के बारे में, कि अरावली पर्वतमाला के अंदर जो पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीचे है उनको अरावली में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, परिभाषा तो एकदम साधारण सी है। आम जनता को लग सकता है कोई नहीं, 100 मीटर ही तो है, इतने ज़्यादा क्या हो रहा है, पहाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, पर्वत बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो कोई इतना गहन मुद्दा नहीं है। पर आप इसको गंभीरता से सोचिए। जो अरावली 2.5 से 3 अरब वर्ष पूर्व की बनी हुई है, जिसका अपरदन समय के साथ निरंतर होता आ रहा है, आज वो इतनी ऊंचाई नहीं छू सकती है, वो बूढ़ी हो चुकी है। तो क्या इसका तात्पर्य यही है कि हम बूढ़े लोगों को छोड़ दें? जो चीज़ पुरानी हो गई है हम उसको अपनाने से ही मना कर दें? हाँ, क्योंकि अगर हम गौर से देखें ना, तो अरावली की 90% पहाड़ियाँ 100 मीटर से कम की हैं। अब सोचिए आप, मात्र 10% ये अनुमानता है। मैं आपको एक अनुमान आंकड़ा दे रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि इस विषय पे आप खुद से खोज करें, खुद से एक बार नेट पे जाएं और पता करें कि असल में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियाँ अरावली के अंदर कितनी हैं। तब आपको पता चलेगा कि ये विषय कितना गंभीर है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको सारा ज्ञान यहीं पे दे दूँ। मैं तो बस ये कोशिश करना चाह रहा हूँ कि आप इस विषय के प्रति जागें, जागरूकता बढ़े। और जागरूकता तब बढ़ेगी जब आप इस विषय को गहनता से जानेंगे। आप ये समझिए कि जो 90% पहाड़ियाँ हैं वो 100 मीटर से नीचे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा के अनुसार अगर 100 मीटर की पहाड़ियों को अरावली से अलग कर दिया जाए तो फिर अरावली के अस्तित्व पर बहुत गहन संकट आ सकता है। क्योंकि जितनी भी माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे शुरू हो सकते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, सब चीज़ विकासात्मक कार्य यहाँ पे धड़ल्ले से चलेंगे, जो असल में गलत नहीं है। विकास होना चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, बट आप किसी ऐसी जगह पे जो संवेदनशील जगह है वहाँ पे ऐसे काम नहीं कर सकते। आप लोगों को जानना चाहिए कि अरावली बहुत गंभीर मुद्दा बनने जा रहा है। इस बारे में हर नागरिक को जागरूक रहना चाहिए। हमें इतना सशक्त बनना चाहिए कि इसकी परिभाषा को पुनर्भाषित किया जाए। उच्चतम न्यायालय को पुनः इस पर विचार करने की आवश्यकता पड़नी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण का इतना मार्मिक मुद्दा है। अगर आज अरावली की ये परिभाषा तय हो जाती है
जो उच्चतम न्यायालय द्वारा दे दी गई है, तो आप समझ सकते हैं कि अरावली जड़ से नष्ट हो जाएगी। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने ये नहीं कहा है कि हम इस पे खनन की अनुमति दे रहे हैं, परंतु आप गौर करिए, अगर वो अरावली के क्षेत्र में 100 मीटर की जो नीचे की पहाड़ियाँ वो आएंगी ही नहीं, तो उसके लिए कोई इतना किसी माइनर को इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी वहाँ पे खनन की, उसकी परमिशन उसको आसानी से मिलती। वैसे भी अभी अरावली में बहुत अवैध खनन चल रहा है। मैं आपको ऐसी बहुत सारी रिसोर्सेज अभी प्रोवाइड करवाऊंगा इसी वीडियो में, जिसमें आप देख सकते हैं कि अरावली की पहाड़ियाँ एक समतल मैदान बन चुकी हैं। अरावली की पहाड़ियाँ को खोद खोद के ख़त्म कर दिया गया है। ये तब की स्थिति है जब अरावली पे खनन प्रतिबंधित है, और आज अगर उच्चतम न्यायालय ऐसा कह रहा है कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियाँ अरावली में नहीं आएगी, तो ये खनन तो धड़ल्ले से चलेगा। और अगर यह चलते रहा तो हमारा पर्यावरण किस दिशा में जा रहा है, आप अभी देख सकते हैं पर्यावरण की क्या स्थिति है। आप अभी दिल्ली के पर्यावरण को देख सकते हैं, क्या वो AQI जीने योग्य है? लेकिन क्या करें, इंसान की मजबूरी है। इंसान को काम करना है तो उसको बाहर खुली हवा में जाना पड़ेगा। लेकिन हम इस स्थिति को सुधारने की जगह हम इसको और बिगाड़ने पे क्यों तुले हैं? चलिए एक बात मान लीजिए कि सही होगा, आप अरावली को ये परिभाषा दे दीजिए, आने वाले 50 सालों में विकास धड़ल्ले से होगा, भारत एकदम विकसित राष्ट्र बनेगा, GDP एकदम ऊंचाई छुएगी, हम सब खुश होंगे, हमको बहुत अच्छा फल मिलेगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आने वाली पीढ़ी हमको क्या करेगी? हमें कोसेगी, क्योंकि हमने अपनी प्राकृतिक सौंदर्य को बलि चढ़ा दिया इस विकास के लिए। ऐसा विकास दीर्घकालिक नहीं होता। साथियों, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। विकास ऐसा होना चाहिए जो प्रकृति को संजो के रखे। प्रकृति का नाश करके अगर हम विकास करें तो ये हमारा विनाश करता है। यही मुद्दा है कि मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप इस बारे में जागरूक हो। आप एक बार खुद इंटरनेट पे सर्च करें कि अरावली क्या है, इसका योगदान क्या है, ये मुद्दा आखिर क्यों गरमाया हुआ है, और क्या मैं इसमें कुछ सहयोग कर सकता हूँ। मेरे नज़रिए से तो आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। आप सहयोग कर सकते हैं एक मुहिम चलाकर, अरावली मेरी जिम्मेदारी। जी हाँ, अरावली हम सबकी जिम्मेदारी है। अरावली मात्र एक अकेली पर्वतमाला नहीं है। ऐसी अनगिनत प्राकृतिक चीज़ें हैं जिन पर अभी संकट आने वाला है, जंगलों का कटान होने वाला है, और ऐसी बहुत से अनगिनत मुद्दे हैं जिनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करते रहूँगा। परंतु अभी वर्तमान में अरावली बहुत महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जागरूक करिए, क्योंकि अरावली रहेगी तो भारत रहेगा। अरावली नहीं रहेगी तो भारत एक रेगिस्तान बन जाएगा, और रेगिस्तान के हिसाब से अभी भारत तैयार नहीं है कि भारत रेगिस्तान बन जाए और भारत अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी सामाजिक व्यवस्था, इन सब को उस हिसाब से ढाल पाए। तो मेरी बात समझिए, हमें विकास की ओर बढ़ना है, विनाश की नहीं। तो इसी के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको अपनी जिम्मेदारी का आभास हुआ होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, और ये बात को गहनता से समझेंगे कि ये मुद्दा कितना गंभीर है। और मुझे विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय इस विषय पर जरूर पुनर्विचार करेगा और अरावली की इस अधूरी परिभाषा को पूर्ण करेगा, ताकि अरावली जो हमारे पुरखे हैं वो युगों युगों तक जीते रहें। धन्यवाद।